हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में पीटी 365, जिसमें एक्ट और बिल वाला टॉपिक एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इस वीडियो में कौन कौन बचा है मैं बता दूं। अभी हम मीडिएशन बिल डिस्कस करेंगे 2021, ये बिल है बस। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल, उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज, ये तीन टॉपिक डिस्कस करना है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक वीडियो में ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस बचेगा, बस एक टॉपिक बचेगा। इसके बाद हमारा कवर हो जाएगा पॉलिटी। इन्वायरमेंट का ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो इस नंबर पर मैसेज किए। बीपीएससी के कोर्स के लिए आप 28 फैब से पहले ज्वाइन करोगे तो आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। और एक घटनाचक्र पूर्वावलोकन वाला हमारा कोर्स है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 2 स्टेप प्रोसेस है, आप देख लेना, मैसेज कर लेना अगर कोई भी डाउट हो तो चलिए शुरू करते हैं। मीडिएशन बिल 2021 है। सबसे पहले अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखो, एक तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का तरीका है कि सिंपल कोर्ट में जाते हैं, डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। कोई लड़ाई मारपीट कोई भी डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, और उसके अलावे 5 अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का तरीका है। क्या क्या नाम है? पहला है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है? दोनों पार्टी है, डायरेक्ट बैठेंगे, दोनों आपस में बात करके सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। आपस में बैठे, बात कर लिए, सॉल्व हो गया, कहानी खत्म। इसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी, पहले सिंपल समझो। अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ, एक नॉर्मल बात करते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई इशू है। एक तो तरीका डायरेक्टली आप फैमिली कोर्ट जाओ, या कोई एक ऐसे आदमी को रखो, ये आदमी न्यूट्रल है और ये प्रोफेशनल है, फैमिली रिलेटेड मामले में प्रोफेशनल है, तो ये क्या कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। और दोनों तैयार हो, ये ऐसा तभी होगा जब आप दोनों कोऑपरेट करना चाहते हो कि कुछ मेरी मानी जाए कुछ तुम्हारी मानी जाए, तभी ये काम करेगा मीडिएशन। ठीक है, मीडिएशन मतलब ये थर्ड पार्टी होगा, थर्ड पार्टी होगा और आप थर्ड पार्टी को कोऑपरेट करोगे। नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी आर प्रेजेंटेड बाय ए कोलैबोरेटिव अटॉर्नी एंड बोथ पार्टी एग्रीड नॉट टू लिटिगेट। ये दोनों पार्टी चाहेंगे कि आप, मान लो एक पार्टी की तरफ से एक आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे पार्टी की तरफ से, और दोनों चाहते हैं कि केस नहीं लड़ना, बाकी सॉल्व हो जाए दोनों। इसको कोलैबोरेटिव लॉ बोलते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसमें भी न्यूट्रल आर्बिट्रेटर आते हैं, रेंडर और डिसीजन देता है, और ये डिसीजन देयर हैज बीन ए प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस भी दिया जाता है इसके साथ आर्बिट्रेशन में। और ये जो डिसीजन होगा ना, वो बाइंडिंग डिसीजन होगा, क्योंकि पहले आपने माना है कि आप सॉल्व कर दीजिए। अगर आप सॉल्व किए तो इसका जो डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा। काउंसिलर क्या होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, याद रखना। और टू कम्युनिकेट विद द पार्टी, दोनों से बात करेगा काउंसलर, दोनों से बात करेगा, दोनों पार्टी से, और एक अपना, दोनों पार्टी से बात करके एक्सचेंज करके व्यू एक अपना सॉल्यूशन देगा, और ये दोनों मानेंगे। आर्बिट्रेशन वाला जो है ना, ये होता है बाइंडिंग, बाकी कोई बाइंडिंग नहीं है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद समझते हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, इसने रिकमेंडेशन किया कि भाई थोड़ा चेंज कर लेते, थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। मीडिएटर डज नॉट इम्पोज ए सॉल्यूशन टू द पार्टीज। ठीक है ना। मीडिएशन में क्या होता है कि जो मीडिएटर होगा, जो बीच वाला आदमी होगा, वो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन इम्पोज कर देगा, नहीं, एक इन्वायरमेंट दे देगा, एक इन्वायरमेंट दे देगा जिससे दोनों एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं। बात ही नहीं कर रहे थे, टेबल पे बैठ ही नहीं रहे थे, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। इंडिया 2019 में इंडिया सिग्नेटरी बन गया था किसका, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन है उसका। एक ना इंडिया क्या है, सिग्नेटरी बन चुका है, बट इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है अभी तक। ये किससे रिलेटेड है, सिंगापुर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट, इसे इंटरनेशनल मीडिएशन कहते हैं, सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन। और मीडिएशन इंडिया में क्या क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले सीआरपीसी में 89 है, ये 2002 में ऐड किया गया था, इसमें मीडिएशन आ गया कि ये भी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट का तरीका है भाई। ठीक है, सेकंड है आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट, या बोला कि कोर्ट के बिना इंटरवेंशन के, कोर्ट वैसे भी बिजी है, आप मीडिएशन करवा लो। कंपनीज एक्ट में भी यही बात की गई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में भी यही किया गया है। ठीक है ना।
मीडिएशन, पहले मीडिएटिंग डिस्प्यूट एट फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द एडमिशन ऑफ कंप्लेंट बिफोर एनी कंज्यूमर। भाई आप केस करने से पहले मीडिएशन कर लेते ना, तो 2021 में मीडिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ की हाइलाइट्स क्या क्या है, क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए, ठीक है। पहला, प्री लिटिगेशन मीडिएशन है, क्योंकि देखो ये बिल अभी तक एक्ट नहीं बना है तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि जब कोई एक्ट बन जाता है ना तो इम्पॉर्टेंट होता है ज़्यादा। क्या है प्री लिटिगेशन मीडिएशन? ये सिंपल है, कोई सिविल, ध्यान देना यहाँ पे क्रिमिनल नहीं है, सिविल और कॉमर्शियल डिस्प्यूट मीडिएशन से सॉल्व कर सकती है दोनों पार्टी। दोनों पार्टी चाहे तो मतलब कोर्ट या ट्रिब्यूनल जाने से पहले, ठीक है। बट ऐसा कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ तो कोर्ट भी रेफर कर सकती है कि पार्टी को बोल सकती है भाई यहाँ डिले हो रहा है ना, तुम जाओ ना मीडिएशन करवा लो, ठीक है ना। अगर मान लो कोर्ट में भी केस चल रहा है, अब दोनों पार्टी चले कि सर हम लोग मीडिएशन कर लेना चाहते हैं, तो कोर्ट बीच में भी कर सकती है। डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन, कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं ना जो मीडिएशन नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो, मैंने बोला ना क्रिमिनल वाला, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का राइट वायलेट हुआ है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी का राइट वायलेट हुआ, तो यहाँ पे आप मीडिएशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके अलावा अप्लीकेबिलिटी, अप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देखो अप्लाई टू मीडिएशन जो कंडक्टेड इन इंडिया, इसमें क्या हो गया, डोमेस्टिक पार्टी हो सकती है एटलीस्ट, या एक फॉरेन पार्टी हो सकती है, या कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हो सकता है। अगर कोई पार्टी, कोई एक गवर्नमेंट पार्टी है तो एक कमर्शियल डिस्प्यूट वाला प्रोविजन अप्लाई होगा। मीडिएशन का प्रोसेस क्या है, मीडिएशन जो प्रोसीडिंग होती है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और 180 दिन के अंदर होनी जानी चाहिए, और ये 180 से बढ़ाया भी जा सकता है। मीडिएटर क्या होता है, अपॉइंटेड बाय अ पार्टीज बाय एग्रीमेंट थे, और मीडिएटर सर्विस प्रोवाइडर होती है, एक इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिंग मीडिएशन होती है, ठीक है ना। और ये एग्रीमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है पार्टी के द्वारा। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, याद रखना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, और पार्ट टाइम मेंबर होते हैं इंडस्ट्रियल बॉडी से। और इसका काम क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना मीडिएटर का, रिकॉग्नाइजिंग करना मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर का, और मीडिएशन इंस्टीट्यूट का, सब कुछ ये काम करती है। मतलब जिस तरह एक मेडिकल काउंसिल नहीं है जो सब काम करते, वही वाला है। मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट मीडिएशन क्या हो रहा है, कम्युनिटी मीडिएशन के अलावा जो भी मीडिएशन करवा रहा है ना उसका फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा और इन्फोर्सेबल होगा सेम मैनर में जैसे कोर्ट का जजमेंट होता है, ठीक है ना। बट ये चैलेंज किया जा सकता है, एक पार्टी बोलेगी ये तो फ्रॉड किया, करप्शन, इनपर्सोनेशन किया, तब जाके इसको चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट टाइप हो गया बिल्कुल। डेफिनीशन ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन का डेफिनीशन एंड प्रोविजन ऑफ सिंगापुर कन्वेंशन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल, ठीक है। कन्वेंशन क्या कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को बाय इनेबलिंग डिस्प्यूटिंग पार्टी टू इजीली इन्फोर्स एंड इन्वोक सेटलमेंट एग्रीमेंट जो कि क्रॉस बॉर्डर करता है। रिजॉल्व डिस्प्यूट likely to affect the peace and harmony amongst residents and of a locality, ठीक है। कम्युनिटी रेसिस्टेंस की बात करते हैं जिससे पीस, ऐसे देखो कम्युनिटी मीडिएशन का मतलब होता है ऐसे चीज, ऐसे डिस्प्यूट जो कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहे थे। अब क्या है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट एक्ट 2022 की बात करते हैं। ये 2019 वाले एक्ट में अमेंडमेंट लिया गया और नाम इसका रखा गया न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, और मतलब ये पहले था, अब नाम क्या है, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। और की फीचर्स क्या है कि मैनर ऑफ कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ एडीआर विल बी स्पेसिफाई, कौन करेगा स्पेसिफाई, स्टेट या सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट। अलाउ, दूसरा क्या है, allow government to provide for removing any difficulties in implementation up to 5 years from date of commencement of act, मतलब गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू प्रोवाइड फॉर रिमूविंग एनी डिफिकल्टीज, अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन में कोई डिफिकल्टी आ रही है उसको प्रोवाइड कीजिए
एडवांटेज ऑब्वियसली एडीआर का एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी, ग्रेटर लाइक्लीहुड टू सेटलमेंट, चॉइस ऑफ फोरम, चॉइस ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ आप कर सकते हो। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इंटरनेशनल कॉमर्शियल और बिजनेस डिस्प्यूट को सेटल करती है प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर के थ्रू, और ये ऑप्शनल है, और इट कुड ऑल्सो बी मेड कंपल्सरी बाय इंसर्टिंग मैंडेटरी आर्बिट्रेशन क्लॉज। अगर भारत और अमेरिका का ऐसा कुछ कंपनी करे कि पहले हम डायरेक्ट, अगर कोई इशू होगा तो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले हम कहाँ जा सकते हैं, मैंडेटरी आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो डायरेक्टली यहाँ पे जाना ही जाना है, कंपल्सरी बनाया जा सकता है। और ये आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है ना, मोर वाइडली एंड रेडली इन्फोर्सेबल ड्यू टू द कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। अगर देखो एंड थ्रू बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये सब ट्रीटी क्या बोलता है कि ये इन्फोर्सेबल होना चाहिए, रेडली इन्फोर्सेबल होता है ये, नहीं तो ऐसा कोई किसी का बात ही नहीं मानेगा तो फिर जाके सब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल। देखो 1867 में एक एक्ट आया था, उसको रिविजिट और उसको रिवाइज करने की बात की गई। 1868 वाले एक्ट, 1867 वाले एक्ट, उसमें क्या है, देखो ये एक्ट क्या करता है कि सरकार को पावर है प्रेस को रेगुलेट कर सके, और जो बुक आता है पब्लिश होता है उसको रोक सके या उस पर कुछ रेगुलेट कर सके। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। हाँ ये खिलाफ है, लेकिन इसमें देखिएगा कि क्यों ऐसा किया जाता है। सबसे पहले देखिए, प्रिंटर, जो भी न्यूज़पेपर का प्रिंटर होता है ना, वो 2 कॉपी उस न्यूज़पेपर का गवर्नमेंट को पहुंचाता है और 1 कॉपी प्रेस रजिस्ट्रार को पहुंचाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है, इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर किसके लिए, अपने देश के लिए। और ये क्या कर सकता है, प्रेस रजिस्ट्रार शैल मेंटेन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर ए रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर। प्रेस जो भी मैनर है, जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर दिया है उसमें क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को रजिस्टर कर सकते हैं। एक और चीज, जो भी बुक और पेपर में जो भी लिखा जाता है ना, उस पे प्रिंट करना पड़ेगा प्रिंटर का नाम और प्रिंटिंग का प्लेस, पब्लिशर का नाम और किस जगह पे पब्लिश हुआ है, सब कुछ लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐसा लिख दिए हो जो देश के हार्मनी को खतरा पहुंचा रहा है लेकिन अपना नाम ही नहीं लिखे हो। इसका कुछ सैलिएंट फीचर क्या है, सैलिएंट फीचर करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री, सबसे पहले एक सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया था 1799 में। ये किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, टू गैग प्रेस अहेड ऑफ द फ्रेंच इन्वेजन। और इसको बस रीट हटा दिया गया 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। मतलब जो उस समय फ्रेंच इन्वेजन चल रहा था ना, तो प्रेस पे ये चाहते थे रुकावट लाए, क्योंकि प्रेस कुछ से कुछ ना लिखे प्रेस, क्योंकि उस समय लोगों के पास ऐसी बातें नहीं ना पहुंच सकती थी कि अंग्रेज की हालत खराब है। उसके बाद एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने इनेक्ट किया लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस एक्ट 1823। उसके बाद मेटकैफे ने 1835 में एक्ट लाया, आपको पता है। उसके अलावा लाइसेंसिंग एक्ट आया 1857 में, लाइसेंस लेना होगा और सारे बुक लॉ के अंदर आते हैं। 1867 में इसी की बात करते हैं, एम्ड एट कर्बिंग व्हाट ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ब्रॉट व्हाट इज द रोल ऑफ रिवोल्ट। मतलब जो इसमें क्या किया है कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को जो लगा कि रोल क्या था 1867 के रिवोल्ट में मीडिया का, तो उस पर्टिकुलर रोल को हटाने के लिए मीडिया पे कर्व करने लगे। अब सैलिएंट फीचर क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई डिजिटल मीडिया का तो अभी तक बाहर रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, इसको भी उसके अंदर लाना पड़ेगा। उसके बाद इवन डिजिटल न्यूज मीडिया जो पब्लिकेशन है उनको भी रजिस्टर करना होगा प्रेस रजिस्ट्रेशन जनरल के अंदर विद इन 90 डेज, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट एंटिटी विल हैव पावर टू एक्ट अगेंस्ट डिजिटल पब्लिकेशन फॉर वायलेशन एंड सस्पेंड और कैंसिल कर सकते हैं। भाई नेशनल इंटीग्रिटी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि खतरे में पहुंचा रहे हैं, तो इस सबको हटाना पड़ेगा। ले डाउन सिंपल सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई न्यूज़पेपर
and remove certain existing provision concerning registration of books and connected matters। उसके बाद जो सिंपल सिस्टम बना कि रजिस्ट्रेशन ई न्यूज़पेपर का कैसे करते हैं सबको सिंपल, मतलब ये हम हर एक्ट में बोलते हैं ना यार सिंप्लीफाई कर दो। अब क्या है, रूल मेकिंग अथॉरिटी। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये रूल बनाया कि भाई वो रूल और रेगुलेशन आप बना सकते हो। तो कौन गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, उसके अलावा किसी न्यूज़ पेपर को एक्रेडिएशन देना, कुछ और फैसिलिटी, ये सब कुछ। एप्लीएट बॉडी बोर्ड क्या है, एप्लीएट बॉडी बोर्ड टू बी कॉल्ड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एप्लीएट बोर्ड। इसमें चेयरमैन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर है, और एक मेंबर है जो कि नॉमिनेट किया गया है इन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। उसके आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन लेट डाउन द प्रपोजल एक्ट, बोर्ड कैन मेक अ डिसीजन दैट विल बाइंडिंग एंड फाइनल। अब कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन SC एंड ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। हुआ क्या, अभी राज्यसभा ने एक अमेंडमेंट बिल पास किया है कि वो चाहते हैं कि ओमिट कर दो, मतलब हटा दो भोक्ता कम्युनिटी को, झारखंड में जो भोक्ता कम्युनिटी है उसको SC लिस्ट से, और उसको कहाँ डाल दो, ST लिस्ट में, याद रखना। अब ये मेन, अब जो आया मेन बेसिक आर्टिकल 341 और आर्टिकल 352 क्या बोलता है। 351 क्या बोलता है, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ ST/SC इन रिलेशन टू पर्टिकुलर स्टेट और यूटी इज नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर और स्टेट कंसर्न। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल को करते हैं, ये SC से रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे गवर्नर और स्टेट से कंसल्ट करके किसी भी कास्ट को SC में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ कि ST में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ST वाला जो लिस्ट है ना उसमें डाल देंगे। और ये ऑर्डर सब तभी मॉडिफाई होगा क्योंकि लिस्ट जो है होता है ना ST और SC का, वो मॉडिफिकेशन होता है ना कि ऐड हो गया, डिलीट हो गया, तो ये सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होगा, याद रखना। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडिशन ऑफ 4 ट्राइब टू ST लिस्ट, और 21 बिल में है ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। अब 3-4 ट्राइब के बारे में वो देख लेते हैं। पहला है हैती ट्राइब, ये किस एरिया में रहती है, ट्रांसगिरी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश में रहती है। उसके अलावा पहला ट्राइब देख लिया, हैती ट्राइब इन ट्रांसगिरी एरिया। 4 ट्राइब के बारे में डिस्कस कर रहा है ना। दूसरा ट्राइब है नारी कोरावन, दूसरा। थर्ड ट्राइब है कुरीविकारन, कुरीविकारन हिल ट्राइब ऑफ तमिलनाडु, और उसके बाद फोर्थ है भिंजिया ट्राइब इन छत्तीसगढ़। इन चारों को ऐड करने की बात की गई है, ठीक है। ये जो बिल आया था ना 2022 में। उसके बाद हैती ट्राइब की बात करते हैं, क्लोज निट कम्युनिटी होती है, और ये ट्रेडिशनल काम करती है, जैसे क्रॉप ग्रोअर होते हैं, वेजिटेबल मीट ये सब उगाते हैं। नारिको वन की बात करते हैं, ये जयकाल कैचर होते हैं, जानवर होता है। उसके बाद कुरु विकाराज, ये बर्ड ईटर होते हैं, ये नोमैडिक ट्राइब होते हैं, इसकी बात करते हैं। कुरु विकारन जो है वो बर्ड ईटर होते हैं और नोमैडिक ट्राइब होते हैं। भिंजिया की बात करते हैं, ये उड़ीसा और झारखंड में भी रहते हैं, और अपना जो हेरिटेज को संभाल के रखें, जो इनका काफ़ी रिच हेरिटेज है। उसके बाद एक और है, डिस्कस कर लेते हैं, वेत्ता कुरबा कम्युनिटी इन ST कैटेगरी। लोकसभा ने एक बिल पास किया ताकि ट्राइबल स्टेटस दिया सके बेत्ता कुरबा कम्युनिटी को। ये कहाँ पे रहती है, कर्नाटक में रहती है, मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में, और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड बैम्बू प्रोड्यूस में काम करती है। इनका अपना एक डायलेक्ट है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और प्रिमिटिव हंटिंग टूल का यूज करती है। उसके बाद एंटी कन्वर्जन बिल, देखो ये कौन सा स्टेट लाया है ये अब नहीं पूछा, बहुत सारे स्टेट है जो एंटी कन्वर्जन बिल लाए हैं। देखो आर्टिकल जो 25 में है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, बट यहाँ पे राइट टू कन्वर्ट नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए, राइट टू कन्वर्ट नहीं लिखा है। उसके अलावा राइट टू कन्वर्जन, फोर्सफुली कन्वर्जन, ये फ्रॉड के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से, इंड्यूसमेंट के माध्यम से, ये गलत है। कई और स्टेट ने कानून बनाया, लाइक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब ने ऑलरेडी बनाया है। एक केस है सुप्रीम कोर्ट इन रेव
स्टैनिस्लस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने बोला एंटी कन्वर्जन लॉ को अपहेल्ड किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा का जो एंटी कन्वर्ट उसको अपहोल्ड किया, मतलब सही माना है, अपहेल्ड किया कि भाई चलो सही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब देखो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एक्ट क्या करता है कि कोई एक सेक्ट का कोई जगह है, जैसे हिंदू या मुस्लिम या जैन सिख, कोई एक सेक्ट का जगह था, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे सेक्ट के लिए। यहाँ एक्ट 1991 प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड एग्जिस्टेंस, मतलब ये इससे पहले से है, और तो ये अप्लाई नहीं होता, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया है एक पिटीशन जो कि जैन कम्युनिटी के सेक्ट ने ये किया था कि filed under Article 32 of Constitution to enforce place of worship act against alleged conversion of its religious place by another sect। तो मतलब पहले किसी ने क्या किया था, जैन कम्युनिटी का कोई प्लेस था उसको किसी और प्लेस, किसी और सेक्ट के प्लेस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया, मानने को मना कर दिया, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो। लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में, नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें दिया गया था प्रोविजन कि ये पहले राम जन्मभूमि था, बाद में ये बनाया गया था। सिंपल समझो, नहीं, इस पे अप्लाई नहीं होता। की प्रोविजन इस एक्ट का क्या है, बार कन्वर्जन क्या करता है, बार मतलब कन्वर्जन को रोकता है। ये फुल कोई या तो पूरा हो जाए या तो पार्ट हो जाए, ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डेनोमिनेशन इनटू ए प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब एक से आपने दूसरे कन्वर्ट कर दिया। Any suit or legal proceeding with respect to conversion of religious character or any place of worship existing on August 15, 1947 pending before any court shall abate and no fresh, मतलब इस पे जो इससे पहले का केस था ब्रिटिश एरा का, उस पे कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, खत्म। प्रोविजन ऑफ एक्ट डू नॉट अप्लाई टू एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पे नहीं अप्लाई होगा, याद रखना। उस पे कौन सा अप्लाई होगा, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, वाइल हियरिंग ए पिटीशन चैलेंज कर रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड द सेंटर टू फाइल इट्स सबमिशन। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन था ना उसको रिमूव कर दिया गया था, और बाकी मेंबर का था ST SC, उसको बोल दिया था कि वो चलेगा, रेगुलर अभी रहेगा। उसको कितने साल के, 10 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया। आर्टिकल 331 क्या बोलता है कि 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में लाया जाना चाहिए नॉमिनेशन, ये अब खत्म कर दिया, ये भी अब खत्म कर दिया, याद रखिएगा। फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, ये एक्ट क्या करेगा, ग्रांट देगा स्टैट्यूटरी कवर टू ऑलरेडी एस्टैब्लिश फैमिली कोर्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड। सिंपल समझो, जो फैमिली कोर्ट है ना हिमाचल प्रदेश और उसको नागालैंड को, उसको स्टैट्यूटरी कवर दे रहा है, उसको जो ऑलरेडी कवर है, जो अब फैमिली कोर्ट बनेगा उसको नहीं। ये एक्ट अमेंड कर रहा है 1984 के फैमिली कोर्ट एक्ट को, और which provides an establishment of family court by state to deal with the dispute related to family and marriage। मतलब स्टेट ने इसको एस्टैब्लिश किया था, क्यों किया था, ताकि फैमिली से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करें। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर होता है कि भले ही आपने फैमिली कोर्ट आप बना ली हो, बट इन्फोर्स आप तब तक नहीं कर रहे होगे जब तक हम नहीं करेंगे। यहाँ पे फैमिली कोर्ट भले ही बन गया था हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में वो, लेकिन वो अभी तक इन्फोर्स नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, तो ये 1988 में एक एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली उसको हटा दिया है, कुछ प्रोविजन को जो बेनामी ट्रांजैक्शन वाला जो प्रोविजन था ना उसमें से कुछ को हटा दिया है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो था ना उसमें क्या था कि मान लो एक आदमी है, वो प्रॉपर्टी खरीद तो रहा है लेकिन अपने नाम पे नहीं खरीद रहा है, अपने नौकर के, अपने डॉग के नाम पे खरीद रहा है, ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर सके, ठीक है ना।
टैक्स को अवॉइड कर सके। जो रियल ऑनरशिप है ना वो बचता है इससे, ठीक है ना। उसके बाद तो 2016 में अमेंडमेंट किया गया था इसके स्कोप और पनिशमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, कोई बेनामी ट्रांजेक्शन करता है तो। नेक्स्ट है इनेमी प्रॉपर्टी। इनेमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है इन वेक ऑफ जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था ना 1965 में और 1971 में, तो जो पीपल माइग्रेट हो गए थे फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक्स ओवर प्रॉपर्टीज एंड कंपनीज ऑफ दोज हु पाकिस्तान नेशनल, जिसको पे अभी अटैच रखे हुए थे, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, अपने पास रख सकती है। तो अभी हुआ क्या, सीबीआई रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट ऑफिशियल जो मैनेज कर रहा था इनेमी प्रॉपर्टीज का, और फॉर एलिजिबली लीजिंग आउट द प्राइम कॉमर्शियल लैंड। मतलब कि जो कुछ ऑफिशियल थे ना जो मैनेज कर रहे थे और उसको लीज पे दे रहे थे, मतलब कि बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया उन ऑफिशियल के खिलाफ में। और इनेमी प्रॉपर्टीज व वेस्टर्न इन कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया, ये प्रॉपर्टी छोड़ा गया था। ये चाहे जो चाइना चले गए थे 1962 में इंडिया चाइना वार के द्वारा, ये इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। फ्लैग कोड जो है ना 2002 वाला, उसमें अमेंड किया गया है। अब आप दिन रात आप फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं ओपन में या और हाउस पे ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक में कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले सनराइज से सनसेट तक ही कर सकते थे। कोड इज ए कंपाइलेशन ऑफ लॉ होता है, ये नॉर्मल बात है, प्रैक्टिस कन्वेंशन आपको ऐसे मानने हैं। और इट गवर्न्स द डिस्प्ले, नेशनल फ्लैग का डिस्प्ले कैसे होगा उसको गवर्न करता है कि प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। एफसीआई जो फॉरेस्ट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, वो क्या किया, ट्विक टू कट ट्राई कलर प्राइस को कम करने के लिए, और चेंजेस अलाउड टू मशीन मेड पॉलिएस्टर टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ खादी वाला कपड़ा यूज होता था जो कि हैंड वुवन होता था, तो काफ़ी महंगा होता था। ये सब थोड़ा बहुत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जनरल डिस्क्रिप्शन, ये सब तो बिल्कुल आपको फॉलो करना होगा, ऐसा नहीं छोटा वाला ले लिया। नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया 2016 की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक हैंडबुक ऑन सेफ्टी रिलीज किया है इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट एंड गाइड फॉर एनबीसी 2016, ठीक है। जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है विच कवर्ड ऑल प्रोविजन रिलेटिंग टू प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। और ये क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी, हेल्थ, एम्यूनिटी, एक्सेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और बिल्डिंग, ये सब कैसे होगा। डिजाइन इसको करता है BIS, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आपको मैं बता दूं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे कोर्सेज़ का। BPSC का कोर्स तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो इसका 28 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 28 मार्च से, ठीक है। उससे पहले आप अवेल कर लेना, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और ये है क्राउन का, सॉरी क्राउन भी आप ले सकते हो। क्राउन जो सब्जेक्टिव है ना वो पूरा आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। और ये है घटना चक्र। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।